सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 5। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने पावरफुल मेज फॉर्मेशन बनाया था, जिसके बाद उसकी मुलाकात प्रिंसेस के मास्टर एल्डर मू से हुई थी। उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट हुई थी, मगर उसका फायदा एफिंग को ही हो गया। उसने क्यूआई कंडेंसेशन की 11वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर दिया था। जब एल्डर मू को पता चला कि एफिंग ने प्रिंसेस की जान बचाई थी, तो उन्होंने उसके साथ लड़ाई बंद कर दी, जिसके बाद एफिंग की बॉडी से दोबारा से एनर्जी बाहर आने लगी थी। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग दोबारा से कल्टीवेशन करने बैठा था। उसके आसपास बहुत तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। ये देखकर प्रिंसेस बहुत हैरान थी। उसने आज तक कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं देखा था जो नॉन स्टॉप ब्रेक थ्रू कर पाए। वो कहती अगर एफिंग ऐसे ही प्रैक्टिस करता गया तो जल्दी क्यूआई कंडेंसेशन की 12वीं लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब वो 12वीं लेवल को अचीव करने के करीब होगा तभी थंडर ट्रिबुलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, और अगर एफिंग उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। उसकी बॉडी बर्स्ट भी हो सकती है। और तभी प्रिंसेस देखती कि वहाँ पर 9 हेवंस डाउ पैलेस के 2 असासिन आदम के हैं। वो तुरंत ही एफिंग की एनर्जी को महसूस कर उसकी तरफ जाने लगते हैं। प्रिंसेस सोचती कि दोनों भी प्रोफाउंड लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। अगर इन लोगों ने एफिंग के कल्टीवेशन में दखल दिया तो 12वीं लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना ही होगा। पता नहीं एफिंग को आज ही क्यों कल्टीवेशन करना था। उसे मारने के लिए असासिन्स आए हैं और ये जनाब कल्टीवेट कर रहे हैं। अगर अभी वो मेडिटेशन में नहीं होता तो इन दोनों की छुट्टी कर देता, मगर वो असासिन एफिंग को छोड़कर प्रिंसेस की तरफ आने लगते हैं। वो कहते क्या बात है, आप तो स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस हो। हमारा नसीब बहुत अच्छा है। हमें लगा था कि हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन तुम तो खुद ही हमारे सामने आ गई। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो असासिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कहता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई। ये बंदा भी बहुत पावरफुल है, और प्रिंसेस के तो क्या ही कहने। आज तुम दोनों को खत्म करके 9 हेवंस डाउ पैलेस से हमें जबरदस्त इनाम मिलेगा। तभी प्रिंसेस फ्रॉस्टबाउंड मास्टर की 3rd लेवल ब्लड ड्रिंकिंग आइस लोटस से उन पर हमला कर देती है। प्रिंसेस के एक ही पंच से वहाँ की जमीन बर्फ में बदलने लगती है, और उसी बर्फ का लोटस फ्लावर बनकर उन असासिन को मारने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों भी समय रहते जंप लगाकर बच जाते हैं। अब वो असासिन इन्फेर्नो मास्टर से प्रिंसेस पर अटैक करता है, जिसे प्रिंसेस आइस ब्लेड से रोक लेती है। तभी वो असासिन देखता है कि प्रिंसेस तो वहाँ से गायब हो गई। अब प्रिंसेस पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो बंदा अपनी सोर्ड से रोकने लगता है। प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे मारना इतना आसान है। चलो आज तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। प्रिंसेस की पावर्स को देखकर वो असासिन हैरान था। वो कहता है शायद तुम्हारे ऐसी टॉक्सिन सप्रेस हो चुके हैं और इसीलिए तुम इतनी पावरफुल बन गई हो। तो अब वो अपने साथी से कहता है कि बेवकूफ, वहाँ बैठी तमाशा क्या देख रहे हो, इसे मारने में मेरी मदद करो। जिस पर वो दूसरा असासिन कहता है कि ये तो एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की है और तुम इसके आगे फीके पड़ रहे हो। तुम्हें इसे मारने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तुम तो यार सच में बहुत कमजोर निकले। चलो अब मेरी पावर्स को देखो। जिसके बाद वो मीटेरिक आइस पॉइजन फायर का यूज करते हुए प्रिंसेस पर ढेर सारे अटैक कर देता है, जिससे प्रिंसेस जैसे तैसे बचने लगती है। मगर वो अटैक्स बहुत ज्यादा थे, तो प्रिंसेस उन्हें रोक नहीं पाती और घायल हो जाती है। वो देखती कि एफिंग अभी भी कल्टीवेट कर रहा है। वो चाहे तो उसे जगा सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती। अब प्रिंसेस कहती कि मैंने एक स्पिरिचुअल वेन ओपन की थी, लेकिन अब दूसरी भी करनी होगी, तभी मैं इन दोनों असासिन को खत्म कर पाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगती है। ये देखकर वो दोनों असासिन हंस रहे थे। वो कहते कि शायद हमें प्रिंसेस को जान से मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो इतनी पावर्स यूज करेगी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मगर तभी वो असासिन देखते कि उनके पैरों के नीचे की जमीन ग्लो कर रही है। तो एक बंदा तुरंत ही साइड में हट जाता है और वो दूसरा बंदा एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और तभी एफिंग वहाँ आकर उस बंदे को चोक करने लगता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम प्रिंसेस को नहीं मार सकते, और ना ही मैं उसे मरने दूंगा। समझ गए तुम? तभी वो असासिन अपनी सोर्ड निकाल कर एफिंग पर हमला कर देता है, जिसे एफिंग डॉज कर रहा था, और अब वो तुरंत ही उस बंदे को एक जोरदार किक मार के पीछे ढकेल देता है। एफिंग की लात खाकर वो बंदा समझ जाता है। वो कहता है तुम तो क्यूआई कंडेंसेशन की 12वीं लेवल पर पहुंच गए हो। आज तक मैंने जितनों को मारा है उन सब में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें मारना चैलेंजिंग होगा, लेकिन मुझे चैलेंजेस पसंद है। अब वो अपनी स्वॉर्ड लेकर एफिंग पर जंप लगाता है, मगर तभी एफिंग उसे घुमाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और सोचता है कि जब मैं कल्टीवेट कर रहा था तब मुझे एक चेन दिखी थी। उसकी एनर्जी कॉस्मिक पावर जैसे ही स्ट्रॉन्ग थी। थंडर ट्रिबुलाइजेशन में भी यही कॉस्मिक पावर्स होती है। इसका मतलब मेरे अंदर जो स्क्रिप्चर है वो थंडर जैसे ही पावरफुल है, यानी वो थंडर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब वो असासिन देख रहा था कि एफिंग वहाँ पर बिजलियाँ गिरा रहा है, तो वो एफिंग से पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम अभी भी ब्रेक थ्रू कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर तुमने थंडर ट्रिबुलाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा? हम दोनों भी ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। तुम चाहो तो शौक से मर सकते हो। लेकिन एफिंग को पता था
था कि थंडर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो उस बंदे को कहाँ छोड़ने वाला था। और तभी वहाँ पर थंडर ट्रिबुलाइजेशन क्रिएट होता है और उन दोनों पर बहुत पावरफुल लाइट गिरने लगती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते कि वो असासिन भी उसी ब्लास्ट में जलकर राख हो जाता है। मगर एफिंग महफूज था। अब एफिंग कहता है कि जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था तब मुझे वहाँ पर एक व्हाइट ऑरा मिली थी, मुझे नहीं पता है क्या है, मगर ये इस दुनिया की नहीं है। चलो आज से मैं इसे व्हाइट डॉग क्यूआई बुलाऊंगा। अब वो दूसरा असासिन कहता है कि ये बंदा तो पागल हो गया है, इसने बाइडेन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि क्यूआई कंडेंसेशन का बंदा इतनी जल्दी बाइडेन पर कैसे पहुंच गया, ये इम्पॉसिबल है। और तभी उस पर पीछे से अटैक हो जाता है। वो अटैक प्रिंसेस ने किया था। वो कहती कि एफिंग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जिसके बाद वो बंदा छत से नीचे गिर जाता है। वहीं पर प्रिंसेस भी कमजोर होकर नीचे गिर रही थी, मगर एफिंग तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे कल्टीवेशन से क्यों नहीं उठाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। जिस पर प्रिंसेस कहती कि मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, और तुम आ भी गए। जिसके बाद एफिंग उसे अपने कमरे में ले जाता है। जिसके बाद हम डिप्टी मिनिस्टर जू शुई को देखते हैं, जो फैंटम हैंडशेक का यंग मास्टर था और 9 हेवंस के लिए काम करता था। वो अपने एक साथी को चोक करके खत्म कर देता है और इसी दरमियान उसके हाथ में पहना हुआ लाइफ जेड बीट टूट जाता है। वो कहता है कि आज मुझे मेरे ही डिसाइपल की जान लेनी पड़ी, क्योंकि वो उसके मिशन में फेल हो गया था। अब उसी जंगल में एफिंग आ जाता है। वो उसी व्हाइट चेन के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में जिस दिन मेरी डेथ हो गई थी उस दिन भी मुझे सेम व्हाइट चेन दिखी थी। वो अपने साथ प्रिंसेस को भी लेकर आया था। वो सोचता है कि शायद ये चेन्स मुझे कल्टीवेशन में ज्यादा लेवल अप करने से रोकने का काम करती है। क्या इसका कोई कनेक्शन सुप्रीम स्क्रिप्चर से है? मुझे इस बारे में पता करना होगा। तभी प्रिंसेस कहती, ओए तुमने मुझे बोला था कि हम लोग जंगल में एलिक्सर ढूंढने आए हैं, मगर तुम तो खोए खोए लग रहे हो। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो एफिंग कहता है मैं तो बस हर्ब्स के बारे में सोच रहा था, उसका यूज करके मैं तुम्हारे लिए एलिक्सर बना सकता हूँ। और हाँ, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला था, तुम ही मेरे पीछे पीछे आ गई। जिस पर प्रिंसेस कहती कि मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए आई ताकि तुम कोई मुसीबत में ना फंसो। तुमने थंडर को एक्टिवेट करके उस बंदे को तो मार दिया, मगर उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। तभी एफिंग कहता है मेरे पास 9 फोल्ड इमॉर्टलिटी है, मुझे थंडर से कुछ नहीं हो सकता। जिस पर प्रिंसेस कहती कि वो मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं तुम्हें इतने बेफिक्र हो कि खुद की जान को खतरे में डालने नहीं दे सकती। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अभी दोनों ऐसी ही प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी उन पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है। तो एफिंग तुरंत ही प्रिंसेस और खुद को बचा लेता है। प्रिंसेस कहती कि ये अटैक प्रोफाउंड लेवल के कल्टीवेटर का है। और तभी वहाँ पर जू शुई आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 साथी मारे गए, इसलिए मुझे खुद ही तुम्हें मारने आना पड़ा। तभी एफिंग कहता है अरे यार, दोबारा से 9 हेवंस डाव पैलेस का बंदा आया, मैं तो इरिटेट हो चुका हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही जू शुई पर अटैक करने चला जाता है। साथ ही प्रिंसेस भी जू शुई पर अटैक कर देती है, मगर जू शुई उन दोनों के अटैक से बच जाता है। वो कहते तुम दोनों प्यार के पंछी यहाँ गुटरगू करने आए थे, मगर आज तुम दोनों यहीं पर मारे जाओगे। जिसके बाद उन पर एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था, मगर तभी उस पर ही हमला हो जाता है। हम देखते कि वहाँ पर प्रिंसेस की सर्वेंट यिन शुआंग अपने साथियों को लेकर आई थी। वो लोग फ्लाइंग क्रीचर पर बैठे थे। यिन शुआंग अपने साथ स्कारलेट ब्लड एम्पायर के मैसेंजर को भी लाई थी। वो कहता है कि तुमने हमारे किंगडम में आके अपनी मौत को बुलावा भेजा है। जिसके बाद वो जू शुई को अपने पावरफुल अटैक से एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब लोग नीचे आ जाते हैं और वो मैसेंजर प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए कहता है कि हमें आने में देरी हो गई, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। आपके फादर ने आपको हमारे साथ चलने के लिए बताया है, क्योंकि हमारे कई सारे दुश्मन आपको मारने की फिराक में हैं। तभी एफिंग प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों के साथ वापस जा रही हो? तुम्हारा जाना इतना जरूरी है क्या? जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर मैं क्या करूं, मेरे फादर ने खुद वॉर गॉड को यहाँ भेज दिया, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। मगर एफिंग हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, है ना? जिस पर एफिंग कहते है तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो प्रिंसेस उससे प्रॉमिस लेती है। तो एफिंग भी उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि कोई पर्वत इतना ऊंचा नहीं जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक पाए। ये सुनकर प्रिंसेस ब्लश करती है और कहती है कि अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारी गोल्डन नीडल से सजा दूंगी। जिस पर एफिंग की हंसी छूट जाती है। वो कहता है जरूर मेरी शहजादी। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। वो एफिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।